रामपुर गांव में शिवी और उसका भाई शिवांश अपने माता पिता के साथ रहते थे। शिवांश बचपन से ही अपाहिज था। शिवी के पिता जूता पॉलिश करने का काम किया करते थे और इसकी माँ दूसरों के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती थी। दोनों की जो भी कमाई होती वो घर के खर्चे और शिवांश के इलाज में निकल जाते थे। मैं सोच रहा हूँ शाम को रिक्शा चलाने का काम शुरू कर दूं। जूता पॉलिश करके घर चलाना मुश्किल है। हाँ, मैं भी एक दो घर और काम पकड़ लेती हूँ जिससे शिवांश के इलाज के लिए हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। हाँ, तुम सही कहती हो सुनीता। ठीक है, चलो अब मैं काम पर निकलता हूँ। मुझे भी आज सेठ जी के घर जल्दी जाना है। उनके घर पर रुद्राभिषेक की पूजा रखी गई है। शिवी कोने में खड़े होकर सारी बातें सुन रही थी। तभी वो बोलती है, मैं भी काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। लेकिन तुम पैसों का क्या करोगी बेटी? मैं पैसे कमाकर भाई के इलाज के लिए जमा करूंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे साथ खेलने लगे। रमेश और सुनीता शिवी को गले लगा लेते हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओगी तब तुम अपने भाई का अच्छे से इलाज करना। शिवी अपनी माँ के साथ काम पर जाने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। नहीं बेटा, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके घर में ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे भी लेकर चलो ना। अरे क्या दिक्कत है, बच्ची तो है, कोने में बैठे रहेगी, इसे भी ले जाओ अपने साथ। ठीक है, चलो मेरे साथ। सुनीता शिवी को लेकर सेठ के घर पहुंच जाती है। वहाँ तरह तरह के फूल से सजाया होता है। शिवी ये देखकर हैरान हो जाती है। कितना सुंदर है ये सब, मैंने आज तक इतनी सुंदर सजावट नहीं देखी है। कुछ भी हो जाए तू यहाँ से हिलना नहीं, मैं फटाफट सारा काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी। शिवी कोने में खड़े होकर चुपचाप सब देख रही होती है। तभी उसकी नजर पूजा स्थान पर रखे हुए शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग तरह तरह के फूलों से सजा होता है। ये देखकर शिवी अपनी माँ से पूछती है, माँ वो क्या है? उस पत्थर को इतना सजाकर क्यों रखा गया है? बेटा, वो शिवलिंग है। भगवान शिव की पूजा करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। क्या सच में? शिव जी से कुछ भी मांगने से वो मिल जाता है? हाँ, क्यों नहीं। और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। शिव जी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी सुनीता को कुछ काम होता है और वो वहाँ से चली जाती है। शिवी ध्यान से शिवलिंग को देखने लगती है। अगर मैं शिव जी से भाई को ठीक करने का वरदान मांगू तो भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मेरे साथ खेलने लगेगा। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो शिवी चुपके से जाकर शिवलिंग से अपने भाई को ठीक करने की प्रार्थना करने लगती है। तभी सेठानी शिवी को देख लेती है। अरे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? चल हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तूने शिवलिंग को छूकर पूरी पूजा नष्ट कर दी। हल्ला सुनकर सुनीता वहाँ जाती है। क्या हुआ मालकिन? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी पूरी पूजा नष्ट हो गई। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है। बेचारी बच्ची है, माफ कर दीजिए इसे। तुम्हें तो अकल है, तुम्हें इस लड़की को यहाँ लाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुनीता शिवी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। माँ, मैं तो बस शिव जी से भाई को ठीक करने की प्रार्थना कर रही थी। क्या शिव जी सिर्फ अमीर लोगों के होते हैं? गरीब के शिव जी नहीं होते हैं? नहीं बेटा, शिव जी तो महादानी है, वो किसी भी चीज में फर्क नहीं करते हैं। शिवी अपने घर के पीछे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगती है और अपने भाई के ठीक हो जाने की प्रार्थना करने लगती है। भाई, ये देख, मैंने शिव जी से तुम्हारे जल्दी ठीक हो जाने की मनोकामना की है। तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तू मेरी सबसे अच्छी बहन है। अगले दिन तेज बारिश होने लगती है और शिवी का बनाया गया शिवलिंग टूटकर बह जाता है। ये देखकर शिवी रोने लगती है। लगता है शिव जी को बड़े मंदिर और महल पसंद है, इसलिए वो मेरी कुटिया में नहीं आ रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शिव जी तो पहाड़ों में रहा करते हैं। लाखों लोग कांवर लेकर शिव जी के शरण में जाते हैं और शिव जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमने सच्चे दिल से शिव जी की भक्ति की है, तुम्हारी मनोकामनाएं भी शिव जी जरूर पूरी करेंगे। शिवी भी कावड़ यात्रा पर जाने का मन बना लेती है और वो रात में बिना किसी को बताए कावड़ लेकर निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक मूर्छित व्यक्ति मिलता है। लगता है ये भी शिव जी का भक्त है, लंबी यात्रा की वजह से बेहोश हो गया है। शिवी अपने कावड़ से जल निकालकर उस व्यक्ति को पिला देती है। वो व्यक्ति ठीक हो जाता है
और उठकर बैठ जाता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये शिवलिंग के अलावा। ये बहुत चमत्कारी शिवलिंग है, ये तुम्हारी हर समस्या दूर करेगा। वो व्यक्ति अपनी जेब से निकालकर एक छोटा सा शिवलिंग शिवी को भेंट करता है। शिवी वो शिवलिंग को लेकर घर आ जाती है। बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें ना पाकर कितने परेशान हो गए थे। शिवी सारी बात बताती है और वो शिवलिंग को अपने घर में रखकर पूजा करने लगती है। एक दिन अचानक उसके भाई की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर इलाज के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं। अगर हमने तुरंत पैसे नहीं भरे तो शिवांश की जान भी जा सकती है। इतने कम समय में इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? शिवी रमेश और सुनीता की बात सुन लेती है और शिवलिंग को अस्पताल ले जाकर अपने भाई के बगल में रख देती है। मैंने सच्चे मन से तुम्हारी आराधना की है। अगर तुम सच की अंतर्यामी हो तो अपना चमत्कार दिखाओ, मेरे भाई की जान बचा लो। रोते रोते शिवी के आंसू शिवलिंग के ऊपर पड़ते हैं। उसे शिवलिंग से चमत्कारी रोशनी निकलने लगती है। तभी वो व्यक्ति जिसने शिवी को शिवलिंग दिया था वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात है बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, इसे इलाज की तुरंत जरूरत है। कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, ये अस्पताल मेरे भाई का ही है। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति शिवी के भाई का सारा इलाज मुफ्त में कर देता है। शिवांश बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने दोनों पैरों पर चलने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। धन्यवाद करना है तो महादेव का करो, उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब महादेव की कृपा है। शिवी खुशी खुशी अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। दोनों मिलकर शिवलिंग के लिए छोटा सा मंदिर बनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। शिव जी की कृपा से शिवी भी बड़ी होकर डॉक्टर बनती है और गांव वालों का इलाज मुफ्त में करने लगती है। धौलपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। दोनों साथ में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनके घर में नया मेहमान आने वाला था, जिस वजह से दोनों बेहद ही खुश थे। अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तुमने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब से मैं तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखूंगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। आज शाम में आप काम से जल्दी वापस आ जाइएगा, हम दोनों सिनेमा देखने चलेंगे। ठीक है भाग्यवान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। शाम में तुम वही पीली वाली साड़ी पहनकर तैयार रहना, हम सिनेमा देखने चलेंगे। रमेश काम पर निकल जाता है और सरला घर के काम निपटाने लगती है। शाम हो जाती है, इनके आने का वक्त हो गया है। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। सरला पीली साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। जरूर इनका ही फोन होगा। सरला जाकर फोन उठाती है। फोन पर उसे उसके पति का एक्सीडेंट हो गया इसकी खबर मिलती है और वो भागी भागी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसका पति रमेश व्हील चेयर पर होता है। ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो हैं? देखो मेरी किस्मत, जब मुझे सारी खुशियाँ मिलने वाली थी तभी भगवान ने मुझे अपाहिज कर दिया। फैक्ट्री में काम करते वक्त ये हादसा हो गया, जिस वजह से मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सरला रमेश को लेकर घर पर आ जाती है और रमेश का बहुत ख्याल रखने लगती है। लेकिन रमेश की नौकरी छूट जाने की वजह से अब उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता है, जिस वजह से धीरे धीरे उन्हें पैसों की कमी होने लगती है। थोड़े बहुत पैसे जो मैंने जमा करके रखे थे तो वो मेरे इलाज पर खत्म हो गए। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे और कमाई का कोई साधन भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बाहर जाकर कोई काम तलाश करूंगी। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए उस वक्त तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। अगले दिन सरला काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। तेज धूप के कारण सरला को चक्कर आने लगता है और वो गिर पड़ती है। तभी वहाँ से गुजर रही राधा की नजर सरला पर पड़ती है। अरे बहन, तुम ठीक तो हो? ये लो थोड़ा पानी पी लो। इस हालत में तुम्हें इतना धूप में नहीं निकलना चाहिए। मैं क्या करूं? इतना धूप में निकलना मेरी मजबूरी है। मैं काम की तलाश में दर दर भटक रही हूँ। मेरी टेलर की दुकान है और वहाँ मुझे कपड़े सिलने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं कल से ही आपकी दुकान पर काम करने आ जाऊंगी।
सरला खुशी खुशी घर की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ है और वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। सरला करीब जाकर देखती है तो उसके घर में आग लगी होती है। ये क्या हो गया? हमारे घर में आग कैसे लग गई? अरे मैं सो रहा था, तभी अचानक मुझे जलने की बू आने लगी। शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। आप ठीक तो है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हमारा घर जलकर राख हो गया है। अभी तक हमारे पास काम नहीं था, अब तो हम बेघर भी हो गए हैं। जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं सारी मुश्किलों से लड़ सकती हूँ। मुझे काम मिल गया है। सरला और रमेश का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दोनों पास ही में झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। सरला राधा के साथ सिलाई का काम करने लगती है, जिस वजह से उसका खर्चा पानी निकल जाता है। मैं भी काम की तलाश करूंगा। तुम अकेले इतना कुछ कर रही हो, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर ने अभी आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन सरला को वापस आने में देर हो जाती है। मौसम भी खराब होने लगता है। रमेश को सरला की चिंता होने लगती है। लगता है बहुत तेज आंधी और बारिश आने वाली है, लेकिन अभी तक सरला घर नहीं आई है। तभी सरला घर आ जाती है। अरे कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लगता है मौसम बहुत खराब होने वाला है। मैं आपकी दवाइयाँ लेने रुक गई थी। तेज आंधी बारिश में कहीं हमारी झोपड़ी न गिर जाए। तभी तेज आंधी और बारिश होने लगती है। झोपड़ी में चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। दोनों झोपड़ी के अंदर छाता लगाकर बैठ जाते हैं। अरे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये झोपड़ी कभी भी उड़ सकती है। लेकिन इतनी आंधी बारिश में हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तभी एक तेज आंधी का झोंका आता है और झोपड़ी को उड़ाकर ले जाता है। सरला और रमेश आधी रात को पानी में भीगते हुए छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं और दोनों एक बड़े से पत्थर के नीचे सहारा लेते हैं। आज रात तो यहाँ कट जाएगा, कल के लिए हमें कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ सही कहा आपने। ये तेज आंधी और बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सरला और रमेश किसी तरह रात गुजार लेते हैं। अगले दिन बारिश थम जाती है। दोनों बहुत उदास होते हैं। हम पूरी तरह से सड़क पर आ गए हैं। अब तो हमारे पास सर छुपाने का भी कोई जगह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम दूसरी झोपड़ी बना लेंगे। सरला झोपड़ी बनाने के लिए पत्ते और लकड़ी इकट्ठी करने लगती है। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। अरे सरला, इस हालत में तुम ये सब क्या कर रही हो? कल की आंधी और बारिश में हमारा घर उजड़ गया। रहने के लिए घर बना रही हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम और तुम्हारा पति मेरे घर पर रह सकते हो। वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ। अगर तुम साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। राधा सरला और रमेश को अपने घर लेकर जाती है। दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं। सरला राधा का काम में हाथ बटाती है। मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम करूँगा। मैं चल फिर तो नहीं सकता, लेकिन बैठे बैठे सिलाई तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। राधा रमेश को सिलाई कढ़ाई सिखा देती है। रमेश और सरला राधा के घर पर ही सिलाई कढ़ाई करके उसके बिजनेस में उसका हाथ बटाते हैं। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। तुम लोगों की वजह से मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब से तुम मेरे बिजनेस में आधे की हिस्सेदार हो। ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने हमारी वक्त पर मदद नहीं की होती तो ना जाने हमारा क्या होता। कुछ ही दिनों में सरला और रमेश फिर से अपना घर बना लेते हैं। सरला को प्यारी सी बेटी होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।